Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in a 10th lecture of Control System Engineering. And today we are going to start a new part, Signal Flow Graph. So basically signal flow graph is a graphical representation which is as similar as block diagram reduction. And only a difference is that in block diagram reduction method there was block, summing point, takeoff point, and in this method there are only nodes. तो आप डायग्राम में देख सकते हो these circular points or dots denote called as nodes. और ये जो आपको उस पाथ पे दिख रहा है T42, then 1, T12, T23, T34 and T45 are the gain function as like as G1, G2. ओके तो बस वहाँ पे एक ऑर्थोगोनल डायग्राम आपने देखी थी जहाँ पे ब्लॉक्स, समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट ऐसे थे. बस यहाँ पे समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट ये दोनों चीज़ें नहीं है. दोनों की जगह पे एक ही पैरामीटर यूज़ होगा, वो है नोड. तो इसे कहते हैं नोड. और वो डायग्राम आपको ऐसे ऑर्थोगोनल स्ट्रक्चर में दिख रही थी, यहाँ पे वो ऐसी कर्व्ड स्ट्रक्चर में दिख रही है आपको. सो दीज आर दी पाथ जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो आपको ये पाथ दिख रहे हैं. तो दिस इज नोन एज दी पाथ. जो उस पाथ पे जस्ट लाइक अगर ये स्ट्रक्चर है एक नोड से दूसरे नोड तक, मतलब x0 से x1 तक, तो ये क्या है, एक पाथ है जिसका गेन क्या है, 1 है. ओके तो इसे बोलेंगे हम एंड और स्टार्ट पॉइंट को नोड, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो कुछ भी गेन है इस पाथ का वो है 1. ठीक है. तो डिफरेंस ब्लॉक डायग्राम में और सिग्नल फ्लो ग्राफ में इतना ही है कि समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट की जगह पे हम यूज़ करेंगे नोड, और जहाँ पे हम ब्लॉक पे उसको गेन फंक्शन बताते थे, यहाँ पे उस पाथ पे उसका गेन फंक्शन हम राइट डाउन लिखेंगे. क्लियर है. सो नेक्स्ट पार्ट इज टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन सिग्नल फ्लो ग्राफ. तो इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है ये मैं इरेज कर देता हूँ. नाउ सबसे पहला है सोर्स नोड. तो ये एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है ये डायग्राम, और इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है. तो सबसे पहले नोड क्या है ये आपको समझ में आ गया. नोड मतलब आप समझ लो कि जहाँ से ब्रांच स्टार्ट होगी एंड होगी, ठीक है, वो एक नोड, एक स्टेशन सिंपली. तो ये सब के सब नोड है. और यहाँ पे नोड को नाम दिए है x0, x1, x2, x3 ये वाला नोड, देन x4, x5, ऑल दीज आर दी नोड. और नोड के बीच में पाथ पे जो वैल्यूज़ लिखी है जस्ट लाइक 1, यहाँ पे ये है उस पाथ का गेन. ओके तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है सोर्स नोड. तो सोर्स नोड क्या है, नोड हैविंग ओनली वन आउटगोइंग ब्रांच इज नोन एज सोर्स नोड और इनपुट नोड. वो नोड जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच है, ऐसे नोड को हम क्या बोलेंगे, सोर्स नोड बोलेंगे. आर यू गेटिंग क्लियर हो गया. ये सोर्स नोड क्या है, जिस नोड से सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच है, इनकमिंग ब्रांच कोई भी नहीं है, जहाँ से ब्रांच सिर्फ और सिर्फ जा रही है. जैसे x0 ये एक नोड है जहाँ से एक ब्रांच जा रही है, और x0 पे कोई अलग ब्रांच वापस नहीं आ रही. जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं x4 नोड का, तो x4 नोड पे देखो ये ब्रांच आ रही है और यहीं से एक ब्रांच जा भी रही है. सो वी कांट call x4 as a source node. Okay, so source node is what, a node having only outgoing branch. Opposite to that second definition is sink node. Okay, source node फिर इस complete diagram में source node कौन सा हुआ, ये x0, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ब्रांच जा रही है, आउटग्रोइंग है. सिंक नोड क्या है, उसकी अपोजिट डेफिनेशन, नोड हैविंग ओनली इनकमिंग ब्रांच इज नोन एज अ सिंक नोड. एक ऐसा नोड जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रांच आ रही है या फिर गेन आ रहा है, वहाँ से कुछ जा नहीं रहा है. जस्ट लाइक देखो अब x0 से x4 तक सभी के सभी कोई भी सिंक नोड नहीं है. ये x5 अगर देखेंगे तो देखो x5 पे ये भी ब्रांच आ रही है, एरो शो करेगा कि कौन सी ब्रांच आ रही है और कौन सी आउटगोइंग है. तो देखो जो लास्ट वाला नोड है x5 पे ये ब्रांच आ रही है, और ये भी ब्रांच आप एरो को अगर चेक करोगे तो ये भी ब्रांच आ ही रही है. So x5 is the only node which is known as a sink node because all the branches are coming to that node. That's why it is called as a sink node. Okay, so example is x5. Clear हो गया. तो source node क्या है, which is having
outgoing branch, sync node, node having incoming branch. Now third definition is chain node, chain, chain node. Chain node, that means the node having both incoming as well as outgoing branch. जिस नोड पे ब्रांच आ भी रही है और वहीं से जा भी रही है, ऐसे दोनों ब्रांचेस का ट्रांजैक्शन वहाँ पे हो रहा है, ऐसे ही सभी नोड को हम क्या बोलेंगे, चेन नोड बोलेंगे। तो देखो x1, x2, x3, x4 ये सभी के सभी नोड चेन नोड है। क्यों? क्योंकि x1 अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे एक ब्रांच आ रही है, यहाँ से एक ब्रांच जा भी रही है। x2 भी सेम हो रहा है कि ब्रांच आ रही है और यहीं से ब्रांच जा रही है। तो उस नोड पे अगर ब्रांच आ भी रही है और जा भी रही है, इनकमिंग आउटगोइंग बोथ ब्रांचेस आर अवेलेबल ऑन अ सेम नोड, सो विल कॉल एज चेन नोड। ये क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन है फॉरवर्ड पाथ। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ क्या है? तो मैंने यहाँ पे डायग्राम फिर से रिपीट किया। फॉरवर्ड पाथ क्या होता है? देखो जहाँ से डायग्राम स्टार्ट हो रही है वो आपका इनपुट नोड रहेगा, यहाँ पे इनपुट है, और कहाँ पे मिलना चाहिए आउटपुट हमें, यहाँ पे आउटपुट है। ओके, सो फॉरवर्ड पाथ क्या है? अ पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट नोड इज डिफाइंड एज अ फॉरवर्ड पाथ। क्या समझ में है कि इनपुट से आउटपुट तक पहुँचने के लिए जितने पॉसिबल वेज या फिर पाथ आपके पास में अवेलेबल है वो सबके सब क्या कहलाएंगे? फॉरवर्ड पाथ बोलेंगे। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड पाथ आप गेन के हिसाब से लिख सकते हो या फिर नोड के हिसाब से भी लिख सकते हो, नोड। ठीक है, अब गेन और नोड क्या है? देखो जैसे हम ये इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है, तो इनपुट से स्टार्ट करो और आउटपुट पे पहुँचो, ऐसे कितने रास्ते अवेलेबल है यहाँ पे? तो देखो सीधा सीधा अगर हम जाते सीधा ट्रैवल करेंगे लाइक इनपुट टू आउटपुट प्लेन रोड, और एरो शो करेगा कि हम जा सकते हैं क्या, तो एरो ऐसा दिखा रहा है यस वी कैन गो, सो इट इज़ वन ऑफ द फॉरवर्ड पाथ। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि इसको सिर्फ नोड से ट्रेस करो, तो x0, x1, x2, x3, x4 एंड x5, सो दिस कैन बी अ फॉरवर्ड पाथ। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ हमने लिख दिया नोड के हिसाब से। इसी पाथ को आप गेन के हिसाब से भी लिख सकते हो। तो गेन क्या, अभी जितने नोड है वो नोड नहीं लिखेंगे, हम उसका गेन लिखेंगे। तो x0 टू x1 क्या है? 1, देन x1 टू x2 क्या है गेन, वो लिखा है यहाँ पे t12, सब मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। x2 टू x3 क्या गेन है, वो है t23, देन x3 टू x4 क्या गेन है, t34, x4 टू x5 गेन है t45। तो ये जो गेन ये हमने लिखा फॉरवर्ड पाथ, ये किस हिसाब से लिखा हमने? गेन के हिसाब से लिखा। ठीक है, आगे भी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम गेन के हिसाब से लिखेंगे, हमें नोड के हिसाब से नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि गेन जो है वो एक पाथ का कोई पर्टिकुलर वैल्यू है। ठीक है, और फाइनली अगर ये गेन होता है कि जैसे लाइक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होगा, 3, 4, 5 ऐसा कुछ तो भी गेन वैल्यू है एक एक पाथ की, तो फॉरवर्ड पाथ कितना कैलकुलेट हुआ, तो एक्चुअल उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। यही हम नोड को अगर नाम दे के उसका पाथ लिखेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए जो पाथ का गेन है, जो वैल्यू है, उसका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम उसका फॉरवर्ड पाथ डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये वन ऑफ द फॉरवर्ड पाथ है। ऐसे बहुत सारे रास्ते अवेलेबल है x0 से x5 तक पहुंचने के लिए। तो एक ट्रेस हो गया हमारा प्लेन वाला। ठीक है, नाउ अब ये जो मिडल आपको दिख रहा है वो एलिमिनेट करके और कौन सा फॉरवर्ड पाथ अवेलेबल है वो हम चेक करेंगे, क्योंकि एक ही नहीं है रास्ता, बहुत सारे रास्ते अवेलेबल है वहाँ पे, तो वो देखेंगे हम। ना देखो पहले हम सीधा सीधा गए थे 1, t12, t23, देन t34 एंड t45 और x5 तक पहुँच गए। अब अगर हम ऐसे ट्रैवल करते हैं, ठीक है, हम ऊपर से जा सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे एरो रिटर्न है, तो ऊपर नहीं जा सकते हम। ठीक है, चलो सीधे गए हम, और ये तो रास्ता हमने लिया था सीधा वाला, ये नहीं लेंगे और ऐसा जाएंगे, ऐसा है ना, क्योंकि अवेलेबल। सो ये भी एक पाथ हो गया। सो ये हो गया आपका 1, 1, देन t12,
देन ये भी आएगा, इसमें x2 तक आ गए हम, T23 भी आएगा, T23, और बाद में हम नीचे गए तो ये T34 नहीं आएगा, T35 आएगा, T35 और पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक पाथ, ये ऐसा। तो पहला पाथ हमारा ऐसा प्लेन था 1, ठीक है। दूसरा कैसा था, स्ट्रेट गए और यहाँ से ऐसा गए। चलो तीसरा पाथ है क्या तो चेक करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो थर्ड देखो, अब हम सेकंड ऐसा गए थे, ठीक है। अब हम पहली टर्न लेंगे, ये ऐसा और सीधा, और ये जा सकते, देखो यहाँ पे ऐसा एरो है, ठीक है। सो तीसरा हमने लिया कि हमने स्टार्ट किया, पहले हमने डाउन पाथ लिया और बाद में हम स्ट्रेट गए। सो दैट कैन बी अ थर्ड फॉरवर्ड पाथ। सो पाथ कौन सा है, हम सिर्फ गेन लिखेंगे। इस साइड पे हमने नोड के फॉर्म में डिफाइन किया है, और जो मैं लिख के बता रहा हूँ वहाँ पे हम गेन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं उसको। सो 1, देन डायरेक्ट T13 ये वाला, उसके बाद में यहाँ तक पहुँच गया हम। हमें नोड नहीं लिखना, इसलिए मैं x1 x2 x3 कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ गेन लिख रहा हूँ। सो x0 to x1 का गेन है 1, देन T13, और बाद में सीधा सीधा क्या है T34 और T45, ठीक है। लास्ट में और फॉरवर्ड पाथ है, देखो, और एक ट्रेस हो सकता है। और एक फॉरवर्ड पाथ हो सकता है, वो रहेगा आपका कि अगर हम दोनों के दोनों, जैसे ये लिया हमने 1 2, दोनों जो डाउन पाथ है दोनों के दोनों कंसिडर किए, ठीक है। तो अगर हमने वो लिया तो 1, देन T13 T35, दैट्स इट। हमने एक लिया 1, देन T13 T35, क्लियर। तो एक्चुअली फॉरवर्ड पाथ ट्रेस करते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोई नोड या फिर कोई गेन डबल नहीं आना चाहिए उसी पाथ में। जैसे 1 T12 T23 T34 और T45, इसमें कोई भी एक वैल्यू रिपीट नहीं हुई है। तो दूसरा हमने लिया 1 T12 23 35, ठीक है, मतलब ये लिया था हमने, ये सीधा गए थे और नीचे वाला ये वाला, ठीक है। ये पहले स्ट्रेट वाला, फिर बाद में सेकंड लूप था, बाद में यहाँ पे पहली हमने लिया और फोर्थ हमने लिया था 1 2, लाइक, ठीक है। अब ये ऊपर से हो सकता है क्या, ऐसा जा सकते क्या हम, नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न पाथ है ना, जो एरो शो करेगा उस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। और क्या हो सकता है, देखो ये इरेज कर देता हूँ मैं। फिर से चेक करते एक फिफ्थ पाथ अवेलेबल है या नहीं। देखो ये अगर पाथ, जैसे ये यहाँ तक आ गए हम और हमने ये भी लिया है, मतलब ये ऐसा लिया, ऐसा जाके फिर से इधर गए, क्योंकि है ना एरो ऐसा भी है ऐसा भी है, तो मतलब आप यहाँ से यहाँ तक आ गए, फिर ऐसा गए, यहाँ पे आ गए और ऐसा गए, तो हो सकता। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि देखो x0 से हमने स्टार्ट किया, कुछ भी वो गेन रहे या फिर नोड रहे वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो x0 x1 x2 x3, बाद में आप ऊपर गए और फिर से x3 पे वापस आ गए, ठीक है, तो एक ही नोड रिपीट हुआ, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए फिर ये पाथ हम अवॉइड करेंगे। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 ही पाथ अवेलेबल है। तो ये हुआ फॉरवर्ड पाथ का कंसेप्ट, समझ में आ गया। ये जो पाथ हमने लिया, मतलब आइदर 1 T12 T23 T33 T34 T45। अब ऐसे अगर हम ये पाथ लिखते हैं 1
T12 ये वाला, मतलब ऐसा गए 1, फिर T12 ये वाला लिया हमने, इसके बाद में हम T23 यहाँ तक आ गए, ऊपर जाके वहीं पे नीचे वापस आ गए, तो ये वाला मतलब T34 यहाँ तक आ गए, T34 और T45। तो देखो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, T12 23 33 34 45, बट जब आप एक्चुअल डायग्राम में उसको ट्रेस करोगे तो आप यहाँ पे आ गए इस नोड पे, फिर से घूम के यहीं पे वापस आ गए, ऐसा घूमे ऐसे घूमे तो घूम के वहीं पे वापस आ गए। तो ऐसे इस पाथ में एक्चुअल एक ही नोड x3 जो नोड है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये फॉरवर्ड पाथ अलाउड नहीं है, ठीक है। इसलिए एक्चुअल इस डायग्राम में जो वैलिड फॉरवर्ड पाथ है वो 4 ही अवेलेबल है, ओके। 4 फॉरवर्ड पाथ आर अवेलेबल, क्लियर, गॉट इट। तो ये था हमारा फॉरवर्ड पाथ। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, ये भी वैलिड नहीं है, ठीक है। सेकंड था हमारा स्ट्रेट जाके डाउन लूप, ओके, ये नीचे वाला। चलो, तो ये हो गया फॉरवर्ड पाथ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी फीडबैक लूप। फीडबैक लूप क्या होता है? जनरली फीडबैक लूप मतलब सीधा सीधा लूप कितने हैं? लूप मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और घूम फिर के यहीं पे वापस आए, मतलब ऐसा गए और ऐसा वापस आए, या फिर ऐसा गए और ऐसे ही वापस आ गए। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आप अगर एंड कर रहे हो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अगर सेम है तो वो हो गया आपका लूप। तो इसे ही बोलते हैं फीडबैक लूप। अ पाथ विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम पर्टिकुलर नोड and terminating at a same node, traveling through at least one other node without tracing node twice is called feedback loop। क्या बोला कि एक ऐसा पाथ जो किसी पर्टिकुलर नोड से ओरिजिन करेगा, स्टार्ट होगा, ठीक है, और उसी नोड पे टर्मिनेट होगा, सेम नोड, मतलब एक नोड से स्टार्ट हो रहा है और उसी नोड पे टर्मिनेट भी हो रहा है, एंड भी हो रहा है। ट्रैवलिंग थ्रू एटलीस्ट वन अनदर नोड, और इन बिटवीन जब वो स्टार्ट हुआ है, सपोज मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे आया और फिर वहीं पे वापस गया, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे एंड भी हुआ, लेकिन बस इन बिटवीन किसी एक नोड से उसने ट्रैवल भी किया, तो इसे बोलते हैं फीडबैक लूप, ओके। और क्या होना चाहिए? विदाउट ट्रेसिंग एनी नोड ट्वाइस, किसी एक नोड को 2 बार उसने रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, इन बिटवीन। तो फॉर एग्जाम्पल है x2 x3 x4 x2, ठीक है। इससे अच्छा तो डायग्राम में समझ में आ रहा है कि लूप किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम में चेक करो कि यहाँ से लूप मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे गए हम अकॉर्डिंग टू एरो, ठीक है, नहीं हम नीचे नहीं आ सकते, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये फॉरवर्ड, तो ऊपर वाला चेक करते एक बार, जस्ट अ मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, नाउ चेक हियर x2 x3 x4, और देखो यहाँ से ये रिटर्न हम आ सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लूप। ये हो गया आपका लूप और फीडबैक लूप, क्लियर। ये लूप होगा क्या? ये x1 x2 x3, अब यहाँ से वापस आना है, लेकिन एरो तो ऐसा है ना, वापस नहीं आ सकते हम, तो ये लूप नहीं है, ये भी लूप नहीं है। देखो सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, इधर तो जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ सकते क्योंकि एरो ऐसा है, ठीक है, तो ये भी लूप नहीं है। बट ये लूप है कि आप ऐसा गए और वापस आए, तो दिस इज अ वैलिड लूप, क्लियर। नाउ यहाँ पे देखो ये जो T33 है ये भी एक लूप है, इसको सेल्फ लूप बोलते हैं। देखो यही से स्टार्ट हुआ और यही पे एंड भी हुआ, तो कंप्लीट लूप हो रहा है, बस इन बिटवीन कोई दूसरा नोड उसने कवर नहीं किया। तो एक्चुअली अगर कोई दूसरा नोड वो कवर नहीं कर रहा है तो उसे सेल्फ लूप बोलते हैं। सेकंड डेफिनेशन उसी की है। तो लूप समझ में आ गया आपको कि कहीं से स्टार्ट हो रहा है, उसी पॉइंट पे एंड होगा और इन बिटवीन और एक आधा नोड या 2 नोड वो कवर करेगा। तो x2 से स्टार्ट हुआ, x3 गया, x4 गया
और उसी पे वापस आया। सो दिस इज नोन एज अ लूप। क्लियर है? सो x2 x3 x4 x2 इज अ लूप। तो जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे पॉसिबल कितने लूप डायग्राम में अवेलेबल है वो हमें चेक करने हैं। तो सेल्फ लूप समझ में आ गया। सेल्फ लूप क्या है? अ फीडबैक लूप कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन नोड। अगर एक ही नोड है पूरे लूप में, है ना, कि देखो 33 वाला 33 यही से स्टार्ट हुआ और यही पे एंड हो गया, तो एक ही नोड है और उसको कुछ गेन भी है, तो लूप की डेफिनेशन कंप्लीट कर रहा है और दूसरा कोई नोड उसमें नहीं आया, इसलिए इसे बोलते हैं सेल्फ लूप। देन पाथ गेन। पाथ गेन क्या है? जैसे हमने फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट किए थे तो ये नोड वाइज हो गया, उसका पाथ गेन क्या है? उसी जो गेन अवेलेबल है उनका मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन, तो वो हो गया पाथ गेन। अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रांच गेन व्हाइल गोइंग थ्रू अ फॉरवर्ड पाथ इज नोन एज पाथ गेन। तो जैसे आपने स्टार्ट किया x0 से x5 तक, तो देखो हमें यहाँ पे नोड से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी तो उसका जो गेन रहेगा उसका पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 1 इंटू ये गेन t12 इंटू ये गेन t23 इंटू दिस गेन t34 इंटू t45। सो दीज आर दी इंडिविजुअल गेन ऑफ दैट पाथ। सो वी विल मल्टीप्लाई ऑल दी गेन्स राइट फ्रॉम x0 अप टू x5। हमारे मल्टीप्लिकेशन में नोड कहीं नहीं आएंगे, हमारे मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? उसके गेन, ओके, उसकी वैल्यू। तो ये हो गया पाथ गेन। क्लियर है? नेक्स्ट है डमी नोड। अब डमी नोड मतलब क्या? एक फेक नोड हम जबरदस्ती क्रिएट कर रहे हैं। तो डायग्राम में देखो, आपको डायग्राम दिख रही है, जैसे एक स्ट्रक्चर है x1, यहाँ पे एक नोड और x2 और यहाँ पे वापस और यहाँ पे वापस, ठीक है। अगर मैं जैसे ये इनपुट नोड और ये आउटपुट नोड, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक डमी नोड यहाँ पे और बना दिया कि इससे पहले एक लगा दिया एक ये नोड, और आउटपुट ब्रांच के लिए एक और नोड बढ़ा दिया, तो अगर उसके आउटपुट में हमें चेंजेस नहीं करने हैं तो एक 1 ये गेन मल्टीप्लाई करके अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, एक्स्ट्रा नोड लिख दिया, तो ये गेन कितना है? सिर्फ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी गेन 1 है। तो जो कुछ भी इतने स्ट्रक्चर का गेन होगा उसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है। इसलिए अगर हमें ज़रूरत है नोड बनाने की, स्ट्रक्चर में डायग्राम में रिक्वायरमेंट है कि हमें सोर्स नोड और सिंक नोड चाहिए, तो हमने यहाँ पे ज़बरदस्ती बना दिया ना, ये नोड बना दिया और यहाँ पे ये नोड बना दिया, तो जो गेन रहेगा हमें वो कितना लेना पड़ेगा? 1। ओके, सो if there exist incoming outgoing branches both at first and last node representing input and output variables, then as per definition this cannot be called source and sink node। ठीक है, मतलब ये x1 और x2 इनको हम सोर्स और सिंक नोड बोल सकते क्या? नहीं। सोर्स नोड की डेफिनेशन ये है कि जहाँ पे जिस नोड से सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग ब्रांच जा रही है, आउटगोइंग ब्रांच है, उसी को हम सोर्स नोड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रांच जा भी रही है और यहाँ पे ब्रांच वापस आ भी रही है, so x1 is not considered as source node. Okay, so in such case separate input and output node can be created by adding branches with gain 1। क्यों 1? क्योंकि उसके टोटल आउटपुट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए। सो सच नोड आर कॉल्ड एज डमी और फेक नोड। ठीक है, तो हमें सोर्स और सिंक के लिए, स्टार्ट और एंड के लिए हमने हमारे हिसाब से नोड बनाए और उसका गेन 1 कंसिडर किया, इससे फिर डायग्राम में भी कुछ असर नहीं होगा हमारे आउटपुट में, ठीक है, और हमें सोर्स और सिंक नोड भी मिल जाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन टचिंग लूप। अब ये नॉन टचिंग लूप क्या होते हैं? नॉन टचिंग लूप मतलब जैसा मीनिंग उसका निकल रहा है कि नॉन टचिंग लूप्स विच आर नॉट टचिंग टू ईच अदर, ऐसे लूप हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो जो डायग्राम आपको दिख रही है उससे और ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि जैसे ये पहला स्ट्रक्चर है कि ये एक लूप दिख रहा है आपको x1 x3 और ये वापस आ रहा है, ठीक है, और बाहर का एक दिख रहा है ये x1 L2 से होकर x4 और x1 पे वापस। तो ये लूप और ये बाहर का लूप एक दूसरे को कहीं पे भी टच नहीं कर रहे। सो ये अंदर का और बाहर का लूप 1 एंड लूप 2 ये एक ऐसी पेयर है 1 into 2, ये ऐसी पेयर है जो एक दूसरे को टच नहीं करते।
तो हमें क्वेश्चन में ऐसे ही पेयर फाइंड आउट करने की, पेयर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप फाइंड आउट करो। तो ये L1 और L2 ये दो ऐसे लूप है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। टच का मतलब क्या है कि अगर उनका नोड कॉमन है, जैसे देखो मैं इसी डायग्राम में फिर से आपको रिप्रेजेंट करो कि अंदर का लूप हमने ये ड्रॉ किया, ये ऐसा है और ये वापस जा रहा है, ठीक है। ये भी एक लूप हो सकता है, ये ऐसा जा रहा है और ये ऐसा ही वापस आ रहा है। तो ये जो है ये दो चीज़ों को आप, मतलब ये लूप को और ये लूप को आप टू नॉन टचिंग लूप बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये पहला लूप है और इसमें से ही ये दूसरा लूप जा रहा है। लूप है लेकिन नॉन टचिंग लूप नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना जो पाथ है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए या फिर नोड सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो नोड है, तो दोनों लूप में ये नोड कॉमन आ रहे हैं एक दूसरे को, ये दो लूप एक्चुअली टच कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें ऐसे लूप फाइंड आउट करने की, पेयर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप या फिर पेयर ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप। तो देखो नेक्स्ट डायग्राम कैसी है कि ये एक लूप है, बाद में यहाँ पे एक लूप है और यहाँ पे एक लूप है। इनका फॉरवर्ड पाथ तो कॉमन है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन एक्चुअली ये लूप L1, L2, L3 ये तीनों लूप एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। तो हमें ऐसी पेयर फाइंड आउट करनी, जस्ट लाइक अ पेयर ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप, ऐसे तीन लूप जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। तो ऐसा होना चाहिए, चेक क्या करना है हमें कि L1 L2 से टच नहीं होना चाहिए, L1 L3 से भी टच नहीं होना चाहिए और L2 L3 से भी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप, ठीक है। तो देखो कि कौन से लूप को हम नॉन टचिंग लूप नहीं बोल सकते। तो देखो ये एक लूप है नीचे के डायग्राम में x2 x3 ये है, और बाद में ऊपर से एक लूप बनाया है, एक्चुअली ये फॉरवर्ड पाथ है तो ये लूप ही नहीं बन रहा वैसे तो। लेकिन अगर ये ऐसा होता सपोज, तो ये ऐसा जा रहा और ये ऐसा वापस आ रही सपोज, तो फिर क्या होता कि ये दो लूप को, ये L1 और ये L2 को हम नॉन टचिंग लूप नहीं बोल सकते, क्योंकि इतना जो पाथ है वो दोनों लूप के लिए कॉमन है। वैसे यहाँ पे सपोज ये एक सेल्फ लूप है और बाद में ये एक, सपोज अगर रिटर्न पाथ है तो एक लूप है, तो एक लूप ऐसा है और एक लूप ऐसा है, ऐसा है सपोज, ठीक है। तो ये दोनों लूप एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं। सो अगेन दिस इज नॉट अ पेयर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। सो आर यू गेटिंग दिस टर्म, पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप, आइदर पेयर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, पेयर ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप, ठीक है। ये ऐसे हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पूरे स्ट्रक्चर में हमें बाद में एक ऐसा एक फॉर्मूला रहेगा जिसमें हमें ये फाइंड आउट करने की, दो ऐसे लूप बताओ जो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, या फिर तीन ऐसे लूप शो करो कि जो दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो ऐसे लूप हमें फाइंड आउट करने हैं, ऐसी पेयर बनानी है। सो हियर L1 and L2 is a pair of two non-touching loop. Here L1, L2, L3 is a pair of three non-touching loop. Okay? क्लियर है ये टर्मिनोलॉजी? अगले लेक्चर में हम इसकी रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी तो खत्म हो गई, बाद में ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।